साथियों, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की जलवायु है उसका अध्ययन है वो हमने पूर्ण किया था और आज हम राजस्थान का जो उपवा तंत्र है इस टॉपिक का हम अध्ययन है वो करेंगे। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न से पुटअप होते हैं। तो इस समय जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर जिसको RPSC ने रद्द कर दिया है और इसकी जो दोबारा एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम डेट है वो भी घोषित कर दी गई है और दोबारा जो एग्ज़ाम है वो 23 जुलाई 2023 को इसकी जो एग्ज़ाम है वो संपन्न होगी। तो सेकंड ग्रेड के जो प्रतिभागी हैं उनके लिए मैंने शॉर्ट और स्वीट रूप में जो क्लासें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत की हैं ताकि सेकंड ग्रेड का जो रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके जो कंटेंट है और जो टॉपिक है वो पूर्ण हो सकें। तो सेकंड ग्रेड की जो प्रतिभा की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्लासों को ज़रूर देखें। आपको शॉर्ट और स्वीट क्लासें हैं वो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी और आपका जो रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी हो सकेगा। तो चलिए अपने चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राजस्थान का उपवा तंत्र। राजस्थान का उपवा तंत्र। अब कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ऊपरी तौर पर जो प्रश्न से वो पूछ लिए जाते हैं और हम बहुत डीप में जो गोते हैं वो लगाते रहते हैं। तो इसमें पहला ही प्रश्न देखें, जैसे उपवा तंत्र है, उपवा तंत्र क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो उपवा तंत्र है वो जब एक नदी में एक से अधिक नदी आकर अपना जल मिलाए तो उसे उपवा तंत्र है वो कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। राजस्थान को उपवा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है ये और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अब इसमें पहला आता है अरब सागरीय जो उपवा प्रणाली है वो 16% है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का उपवा जो प्रणाली है वो 24% है और तीसरा है वो आंतरिक उपवा प्रणाली है वो 60% है। तो मैंने आपको तीनों जो उपवा तंत्र है वो मैंने बता दिए हैं। तो आपको नाम देकर ये भी पूछ सकते हैं कि ये कितने प्रतिशत है। तो मैंने दोनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको बता दिए हैं। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो इसको आपको यहाँ पर तो 2 मानोगे और इसको यहाँ पे 118 की जगह ये तीसरा जो उपवा तंत्र है वो है। तो इसको मैंने आपको बोलकर यहाँ पे करेक्ट करवा दिया है। तो इसको आपको माइंड में नहीं करना है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी। अगला है पृथ्वी पर कुल जल राशि है वो 70.8% है। ये फैक्ट भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है। पृथ्वी पर कुल स्थल भाग है वो 29.2% है। ये भी पूछा जा चुका है और इसको आपको ध्यान में रखना है। दोनों फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। जितने भी जो फैक्ट मैंने दिए हैं वो पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और सभी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। विश्व की कुल जल राशि का जो महासागरीय जल है वो 97.3% है। विश्व की कुल जल राशि का मानव उपयोगी जो भाग है वो 2.7% है। नेक्स्ट है जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का जो उपलब्ध जल है वो 1.16% है। तो ये पूरी की पूरी जो स्लाइड है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इसमें जितने भी फैक्ट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इनसे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र हैं वो 16 हैं। राजस्थान में कुल उप जल ग्रहण क्षेत्र हैं वो 58 हैं। राजस्थान राज्य की वे नदियाँ जो 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं उनमें ये पूछा गया है कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं जो 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। तो इसमें चंबल नदी है, लूणी नदी है और बनास, ये तीनों जो नदियाँ हैं वो 6 जिलों में बहती हैं।
तो ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी बनती है, तो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। वैसे पूरे के पूरे फैक्ट हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपको सभी को फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो मैंने आपको बताए हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा, ये भी पूछा जा चुका है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़, ये भी पूछा जा चुका है। राजस्थान के वे जिले जहाँ एक भी नदी नहीं बहती है, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसमें बीकानेर और चूरू जिले ऐसे हैं, ये बीकानेर और चूरू ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नदी है वो नहीं बहती है। जमीन में पानी के स्तर का सामान्य मापदंडों से बहुत नीचे उतर जाना वो डार्क जोन है वो कहलाता है। यानी डार्क जोन की जो परिभाषा है वो पूछी जा सकती है, तो डार्क जोन है वो किसे कहते हैं। तो ज़मीन में पानी के स्तर का सामान्य मापदंडों से बहुत नीचे उतर जाना है वो डार्क जोन कहलाता है। वे नदियाँ जिनका जल न तो अरब सागर में जाता है और ना ही बंगाल की खाड़ी में जाता है, उसे हम आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं। यानी वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वो कहलाती हैं जिसका पानी न तो बंगाल की खाड़ी में जाता है और न ही अरब सागर में जाता है, उनको हम आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से उनको जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह की नदी को हम रोंडित नदी के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो ये भी उपनाम है, उसको कई बार पूछ लिया जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला है, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है वो घग्गर नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 465 किलोमीटर है। घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई है वो 156 किलोमीटर है और इसकी जो कुल लंबाई है घग्गर नदी की वो 465 किलोमीटर है। तो उन दोनों ही तरीके से प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं कि घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है, तो इसका उत्तर है आपको 156 किलोमीटर देना है। और ये पूछे कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी की घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वो आपको उसका जो उत्तर है वो आपको 465 किलोमीटर देना है। घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कालका माता मंदिर के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से इसका जो उद्गम है वो होता है। तो ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है पहले कि घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कालका माता मंदिर के पास शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इसका घग्गर नदी का जो उद्गम है वो होता है। अब घग्गर नदी के उपनाम हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इसके आने की संभावना रहती है। इसमें जैसे घग्गर नदी के उपनाम है में नट नदी है, मृत नदी है, सोतर नदी है, राजस्थान का शोक है, चितांग नदी है। चितांग नदी है वो मौर्य काल में इसको कहा जाता था। तो ये सारे के सारे जो नाम है वो घग्गर नदी के उपनाम हैं। इन उपनामों को आपको ध्यान में रखना है। इन उपनामों के आपको नाम दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये कौन सी नदी के उपनाम हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे जो उपनाम है वो आपको बता दिए हैं। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी जो राज्य के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है वो है घग्गर नदी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी जो राज्य की उत्तर दिशा से प्रवेश करती है वो कौन सी है, तो वो घग्गर नदी है। राजस्थान में घग्गर नदी का जो प्रवेश है वो टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। ये फैक्ट भी पूछा जा चुका है कि घग्गर नदी का जो प्रवेश है वो राजस्थान में कहाँ से होता है। तो राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ से इसका जो प्रवेश है वो होता है। घग्गर नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है, तो घग्गर नदी और राजस्थान की हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में बहती है। कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यताएं हैं वो किस नदी के किनारे पर हैं, तो कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यताएं हैं वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हैं। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्रम है वो सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद में पंजाब में, उसके बाद में हरियाणा में, उसके बाद में राजस्थान में और लास्ट में ये पाकिस्तान में चली जाती है।
बाढ़ की स्थिति में घग्गर नदी का जो पानी है वो सूरतगढ़ राजस्थान में व अधिक बाढ़ आने पर यह फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। घग्गर नदी का जो पानी है अगर इसमें अधिक बाढ़ आ जाती है तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसका जो पानी है वो चला जाता है। राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली, पाट आदि के नाम से इसको जाना जाता है और पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन काल में किस नदी को सरस्वती या दृष्टवती नदी के नाम से इसको जाना जाता था? तो प्राचीन काल में सरस्वती नदी और दृष्टवती की नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता था। हरियाणा में बनवाली सभ्यता व ओटू झील किस नदी के किनारे पर हैं? तो ये दोनों जो सभ्यताएं हैं बनवाली और ओटू झील है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हैं। घग्गर नदी हनुमानगढ़ में किस झील का निर्माण करती है? तो घग्गर नदी है वो हनुमानगढ़ में तलवाड़ा जो झील है उसका निर्माण ये करती है। अंतः प्रवाह की नदी साबी का जो उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। तो इस प्रकार से आज हमने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और अपने रह गए हैं। जोधपुरा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पर है? जोधपुरा सभ्यता है वो साबी नदी के किनारे पर स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो किस नदी के किनारे पर है? तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो रूपनगढ़ नदी के किनारे पर स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। किस नदी को लसावरी या वरा नदी के नाम से जाना जाता है? तो रूपारेल नदी को लसावरी व वरा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। किस नदी के बेसन को तोरावाटी कहते हैं? तो कांतली नदी का जो बेसिन है उसको हम तोरावाटी बेसिन के नाम से भी उसको जाना जाता है। किसे मौसमी नदी के नाम से जानते हैं? तो कांतली नदी को मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और गणेश्वर जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। सांबर झील में विलुप्त होने वाली जो नदियां हैं वो नदियां हैं खारी, मेंथा, रूपनगढ़, तुर्तमती और खंडेल। ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि सांबर झील में विलुप्त होने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें खारी है, मेंथा है, रूपनगढ़ है, तुर्तमती और खंडेल। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से निकलकर कुशलपुर भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के कुल जलग्रहण क्षेत्र हैं वो 16 हैं। राजस्थान में कुल उप जलग्रहण क्षेत्र हैं वो 58 हैं। राजस्थान राज्य की वो नदियाँ, ये जो स्लाइड है वो दोबारा रिपीट हो गई है तो इसको हमें नहीं देखना है। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसका पार्ट फर्स्ट है उसका हमने अध्ययन है वो किया है, और बाकी बचे हुए जो फैक्ट हैं वो हम अगला जो पार्ट होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो जो प्रतिभागी इस समय सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जिनका फर्स्ट पेपर है वो इसको ज़रूर देखें। मैंने आपको शॉर्ट और स्वीट रूप में क्लासें आपके सामने प्रस्तुत की हैं और रिवीजन के तौर पर आपको इसको फटाफट आप इसको देख सकते हैं। तो जिन मित्रों को आप जानते हैं या आपके दोस्त हैं उनको आप ये क्लास है वो शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।